हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज चैप्टर 4 गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ का पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है पब्लिक पॉलिसी। अब यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देकर के ये समझाने की कोशिश की है कि हर देश की गवर्नमेंट पॉलिसी यानी कि पब्लिक पॉलिसी डिफरेंट होती है, क्योंकि ये जो पॉलिसीज होती हैं वो बेस्ड होती हैं उस देश की सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स के ऊपर, और ये सारे फैक्टर्स सभी देशों के लिए डिफरेंट होते हैं। साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी यानी कि पब्लिक पॉलिसी बनती है उसके पीछे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का इंटेंशन ज़रूर होता है। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, रोहित सेल फायर क्रैकर्स इन दिल्ली एंड ही वॉज फाइंड बाय लोकल पुलिस फॉर सेलिंग फायर क्रैकर्स विद एक्सपायर्ड ट्रेड लाइसेंस। यानी कि इंडिया में फायर क्रैकर्स अगर आपको सेल करने हैं तो इसके लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। बिना लाइसेंस के आप ये प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। तो इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है? फायर क्रैकर्स अपने आप में काफ़ी डेंजरस प्रोडक्ट हैं, इसीलिए अपनी जनता की रक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को क्या करना चाहती है? रेगुलेट करना चाहती है, सुपरवाइज करना चाहती है। इसीलिए इसके ऊपर ट्रेड लाइसेंस का प्रोविजन लगा दिया। सेकेंड हमें बता रहे हैं, सुखबीर एम्प्लॉयड 34 फुल टाइम एम्प्लॉयज इन हिज गराज। ही वॉज एडवाइज्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट टू पे प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल ऑफ देम। अब इंडिया में एक एक्ट है जिसका नाम है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। अब इस एक्ट में या इस कानून में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपके बिजनेस में 20 या 20 से ज़्यादा लोग आपने एम्प्लॉय किए हैं तो आपको उन एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और इस अकाउंट में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों कुछ ना कुछ वैल्यू कंट्रीब्यूट करेंगे। अब ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने क्यों बनाई? ये पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट का एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहती है कि जो लोग भी नौकरी कर रहे हैं, तो जब तक कि वो नौकरी कर रहे हैं चलो तब तक तो उनके पास सैलरी है, बट आफ्टर रिटायरमेंट अगर उनके पास कोई सेविंग नहीं हुई तो वो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे मेंटेन होगी? ठीक है, तो ये इंश्योर करने के लिए कि आफ्टर रिटायरमेंट भी उनके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये प्रोविडेंट फंड जैसे प्रोविजंस को लाया गया। प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट होता है वो एम्प्लॉयज को उसके रिटायरमेंट के बाद दे दिया जाता है, जिससे वो आफ्टर रिटायरमेंट भी एक सुखद जिंदगी जी सके। Ranga was not allowed to enter Kuwait by immigration officer as he had several visa stamping in Tel Aviv airport of Israel। तो यहाँ पे हमें ये बताने की कोशिश की इस एग्जाम्पल के थ्रू कि दो देशों के जो रिलेशन होते हैं वो भी इम्पैक्ट करते हैं हमारी पब्लिक पॉलिसी को। तो यहाँ पे कुवैत और इजराइल के बीच में रिलेशन काफ़ी अच्छे नहीं हैं, इसीलिए जो भी लोग इजराइल में आना जाना बहुत ज़्यादा करते हैं उनको फिर कुवैत में बहुत जल्दी एंट्री नहीं दी जाती। ठीक है। भारत वॉज इम्प्रिजेंट फॉर 3 days इन सिंगापुर एज ही वॉयलेटेड ट्रैफिक रूल्स। तो भरत जो है वो सिंगापुर में जब उन्होंने ट्रैफिक रूल्स को ब्रीच किया तो उन्हें 3 दिन की इम्प्रिजनमेंट हो गई, और इंडिया में आपको पता है कि इसके लिए सिर्फ आपको फाइन पे करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कैसे एक ही क्राइम को दो डिफरेंट देशों में डिफरेंट पनिशमेंट दी जा रही है। हमारे देश में इसे हम लोग माइनर क्राइम समझते हैं, जबकि सिंगापुर जैसी कंट्री में यहाँ पे आपको ये मेजर क्राइम माना जाता है, जिसके लिए आपको इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। देन लिखा है, कोक वॉज ड्रिवन आउट ऑफ इंडिया इन 1977 बाय देन रूलिंग पार्टी विच वॉज स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ स्वदेशी। इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये समझाने की कोशिश की है कि जो देश की गवर्नमेंट होती है उसकी जो सोच है वो भी आपको पब्लिक पॉलिसी में डेफिनेटली दिखाई देगी। 1977 में गवर्नमेंट थी मोरारजी देसाई की, और उनके जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे उस समय थे वो थे जॉर्ज फर्नांडिस। और जॉर्ज फर्नांडिस स्वदेशी मूवमेंट के काफ़ी बड़े बिलीवर थे। वो मानते थे कि इंडिया को अपने दम पे सेल्फ रिलायंट तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, दूसरे किसी देश की इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसीज इस तरीके से बनाई जिसकी वजह से फॉरेन कंपनीज का इंडिया में काम करना काफ़ी मुश्किल था। इसी तरीके से कोक के लिए भी उन्होंने क्या प्रोविजंस बनाए मैं आपको बता देती हूँ। कोक को ऐसा कहा गया कि अगर आपको इंडिया में बिजनेस करना है तो आपका मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग यानी कि लगभग 60% शेयर होल्डिंग आपको इंडियन शेयर होल्डर्स के हाथों में देनी पड़ेगा। साथ ही साथ आपका जो कोक बनाने का फॉर्मूला है ना, कॉन्सेंट्रेट का फॉर्मूला, वो भी आपको इंडियन शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है, कोक इन सब चीज़ों के लिए राजी नहीं होती, क्योंकि यही तो वो ट्रेड सीक्रेट है जिसके बेस पे कोक अपना बिजनेस बनाए हुए है। इसीलिए कोक को उस समय इंडिया से बाहर जाना पड़ा। फिर गवर्नमेंट बदली 1991 के समय। मनमोहन सिंह जी फिनेंस मिनिस्टर बने और नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी। उस समय क्या हुआ, उनकी पॉलिसीज तो बिल्कुल डिफरेंट थी। उन्होंने एलपीजी मॉडल को लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसके तहत तो वो इनवाइट कर रहे थे फॉरेन कंपनीज को कि आइए आप इंडिया में बिजनेस कीजिए। और इसीलिए 1993 में कोक फिर से इंडिया में आ गया।
और आज भी हम देख सकते हैं कि कोक इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया भर की एक बहुत ही बड़ी कंपनी की तरह काम कर रही है। इसके बाद हम ये लाइन एक टिक कर लेंगे, द पॉलिसी ऑफ कीपिंग द स्पेशल कंपार्टमेंट फॉर लेडीज इन ट्रेन्स एनिमेट्स फ्रॉम सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव। तो जैसे हम देख रहे थे कि हमारी सोसाइटी की जो कल्चरल मॉरल वैल्यूज़ हैं वो भी गवर्नमेंट पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होती हैं। तो हमारे जो वुमेंस हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल कंपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं ट्रेन में। ये भी क्या है, एक तरीके की पब्लिक पॉलिसी ही है। थॉमस आडा ऐसा कहते हैं कि पब्लिक पॉलिसी इज वॉट एवर गवर्नमेंट चूजेस टू डू और नॉट टू डू। तो इनका नाम आपको याद रखना है। क्या बता रहे हैं, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है और गवर्नमेंट क्या नहीं करना चाहती, वो आपके उनकी पब्लिक पॉलिसी में दिखाई देगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में आकर बिजनेस करें। तो उनकी पॉलिसी से कुछ ऐसी बनी कि फॉरेन कंपनीज का इंडिया में बिजनेस करना नॉन प्रॉफिटेबल हो जाए। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती, क्या नहीं करना चाहती, उनके इंटेंशंस आपको पॉलिसी में दिखेंगे। रिचर्ड रोज सेज, तो इनका भी नाम हमें याद रखना है। रिचर्ड रोज क्या बोल रहे हैं, पब्लिक पॉलिसी इज नॉट अ डिसीजन, इट इज अ कोर्स और पैटर्न ऑफ एक्टिविटी। क्या मतलब इसका, रिचर्ड रोज ऐसा कहते हैं कि जो पब्लिक पॉलिसी होती है वो किसी एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं होता, बल्कि ये तो कोर्स या फिर पैटर्न ऑफ एक्टिविटी होता है। इसका मतलब क्या आता है, पैटर्न ऑफ एक्टिविटी, यानी कि जो भी पब्लिक पॉलिसी बनती है वो कई लोगों के ओपिनियंस के बाद, कई लोगों के व्यू पॉइंट्स सुनने के बाद, डिबेट डिस्कशंस के बाद, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाकर के पब्लिक पॉलिसी बनती है। और इंडिया में तो ऐसा ही है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप नहीं है कि किसी एक जने ने कह दिया और वो हमारी पॉलिसी बन गई। इंडिया एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, मतलब यहाँ पे जो लोग हैं उनकी सोच अलग है, ओपिनियंस अलग हैं। तो उन सभी लोगों के ओपिनियंस को सुना जाता है, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है और तब जाके कहीं पॉलिसी बनती है। इंडिया का जो लीगल सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। आगे हम देखेंगे कि इंडिया में लॉ कैसा बनता है, काफ़ी लेंदी प्रोसीजर है लॉ बनाने का। और कंपेयर किया जा रहा है दुबई से, कह रहे हैं कि दुबई का लॉ बनाने का प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है, लॉ काफ़ी स्ट्रिक्ट है लेकिन प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है। और इंडिया का थोड़ा अपोजिट है, लॉ बनाने का प्रोसीजर काफ़ी डिफिकल्ट है लेकिन लॉ काफ़ी लीनियंट है। इसीलिए तो इतने क्राइम फिर बढ़ते हैं ना, बिकॉज पीपल, इतना लोगों को क्या है कि डर ही नहीं होता कि उन्हें कुछ सज़ा मिलेगी। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। अब हम क्या कर रहे हैं, कार्ल फेडरिक रिच ने क्या ओपिनियन दिया है। वो ऐसा कहते हैं कि जो पब्लिक पॉलिसी होती है इट इज कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ पर्सन, ग्रुप और गवर्नमेंट विद इन द गिवन एनवायरमेंट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड ऑब्स्टिकल which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach the goal, to realize the objective or the purpose। तो सिंपल शब्दों में बताऊं तो वो ये ऐसा कहते हैं कि पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट इसीलिए बनाती है ताकि वो एनवायरमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसका फ़ायदा उठा सके, एनवायरमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, थ्रेट्स है, उसे कम कर सके। कुछ इस तरीके से पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है जिससे गवर्नमेंट अपने गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए, थ्रेट्स को कम करने के लिए बनाई जाती है आपकी पब्लिक पॉलिसी। अब यहाँ से एक लाइन बस मार्क करेंगे, इंडिया की जो पॉलिसीज़ रही हैं, मेजॉरिटी पॉलिसीज़ का जो मेन इंटेंशन है वो यही है कि जो सोशली डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, यानी कि ऐसे लोग जो अभी भी जिनकी जो हम हालत देखें इकोनॉमिकली, सोशली, वो अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, वो सोशली डिप्राइव्ड हैं, उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है, जो पॉवर्टी लाइन के भी नीचे हैं, तो उनको ऊपर उठाना है, उनको भी मेन स्ट्रीम में लेकर आना है। ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव रहा है इंडियन पॉलिसीज़ का। अब हम देख लेते हैं नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, यानी कि पब्लिक पॉलिसी के ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है पब्लिक पॉलिसीज आर गोल ओरिएंटेड। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बताया था कि जो भी हमारे देश में पॉलिसीज बनती हैं वो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव से ही बनती हैं। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बनती है उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो मासेस हैं, यानी कि जो सिटीजन्स हैं, उनका क्या हो, वेलफेयर हो। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया गया, रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली जिसका नाम था जन धन योजना। अब इस स्कीम में क्या बोला गया था कि जितने भी लोग पुअर हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, गांव दराजों में रहते हैं, गांव दराजों में क्या है कि कोई भी बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, इस वजह से ये जो पुअर पीपल हैं, अगर इन्हें कभी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती भी है तो इन्हें मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता है। और ये मनी लेंडर्स यूजुअली क्या करते हैं, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ये जो पुअर पीपल होते हैं या इलिटरेट होते हैं तो इनकी इलिटरेसी का फ़ायदा उठाते हैं, इन्हें ज़्यादा पता नहीं होता, तो इस इनका जो इग्नोरेंस है इसका फ़ायदा उठाते हैं मनी लेंडर्स।
रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रखते हैं, और अल्टीमेटली जब ये पुअर पीपल जो है वो लोन नहीं दे पाते तो ये मनी लेंडर्स उनकी प्रॉपर्टी जो है वो अपने कब्जे में ले लेते हैं। इससे जो है ये जो गांव में जो लोग हैं ये कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ नीडेड फाइनेंस। तो अब जनधन योजना के तहत क्या किया गया, गांव-गांव में जाकर के बैंक की ब्रांचेस ओपन करी गई। गांव में जो लोग थे उनके अकाउंट खुलवाए गए, और ये जो अकाउंट थे वो बिल्कुल लो फ्रिल अकाउंट थे, यानी कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट थे। यूजुअली जब भी आप कोई अकाउंट खोलते हो तो उसमें आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, लेकिन जनधन योजना में आपको कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना था, ठीक है। और गवर्नमेंट का इसमें मेन इंटेंशन क्या था, फिनेंशियल इंक्लूजन। याद रखेंगे, जन धन योजना का मेन इंटेंशन क्या था, फिनेंशियल इंक्लूजन। फिनेंशियल इंक्लूजन का मतलब वही है, ये जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है उनको भी क्या करना, हमारे फिनेंशियल सिस्टम का पार्ट बनाना है। बैंकिंग की जो फैसिलिटीज हैं वो इन तक लेके जानी है ताकि ये मनी लेंडर्स के चंगुल में ना फंस जाएं, ठीक है। इनको भी वही सब फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो शहरों में दूसरों को मिल रही हैं। यानी कि फिनेंशियल इंक्लूजन जो है वो इस पॉलिसी का एम था। हर पॉलिसी का कुछ ना कुछ एम डेफिनेटली होता है। सेकंड लिखा गया है कि पब्लिक पॉलिसी रिप्रेजेंट्स आउटकम ऑफ गवर्नमेंट कलेक्टिव एक्शंस। तो वही बात है कि जो भी पॉलिसी बनाई जाती है वो किसी एक जने के कहने पर नहीं बनती, ये कलेक्टिव एक्शंस होता है, ये कोर्स ऑफ एक्टिविटी है जिसमें कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, कई सारे और लोग होते हैं जो अपने अपने व्यू पॉइंट्स देते हैं, ओपिनियंस देते हैं। वही बात है, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, तब जाके कहीं आपकी पॉलिसी बनती है। तो यानी कि ये जो है ये कोई डिस्क्रीट या सेग्रीगेटेड एक्शंस नहीं है, किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया तो हमने उनसे पब्लिक पॉलिसी मान लिया, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। इसका पूरा प्रोसीजर है जिसके बाद सबके ओपिनियंस, व्यू पॉइंट्स, इवन पब्लिक के ओपिनियंस एंड व्यू पॉइंट्स कंसिडर करने के बाद ही कहीं जाकर के कोई पॉलिसी बनती है। यहाँ पे लिखा हुआ है द होल लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया स्टैंड्स ऑन कलेक्टिव एक्शंस। तो अगर हम अपना लीगल सिस्टम भी देखें तो वो भी पूरा एक कलेक्टिव एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर कहीं कोई आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो सबसे पहले हम जो है कौन से कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करते हैं, हम मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। मैजिस्ट्रेट के बाद अगर आप मैजिस्ट्रेट के फैसले से खुश नहीं हैं तो आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, देन आप जाएंगे हाई कोर्ट के पास, एंड देन आता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो किसी एक कोर्ट का या एक जज का फैसला जो है वो मान्य नहीं होता। आपके पास जो है ये पूरा कलेक्टिव सिस्टम है, एक कोर्ट नहीं है, मल्टीपल कोर्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा जजेस को भी कुछ ड्यूटीज एंड कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना पड़ता है। इवन कोर्ट में भी जो फैसला सुनाया जा रहा है वो भी सिर्फ जज के अकेले का ओपिनियन नहीं होता। कोर्ट में लॉयर्स होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं जो भी दलीलें रखते हैं, जो जज के फैसलों को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा पुलिस ऑफिसर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, इन्होंने भी क्या की होगी, जो भी केस है उसकी अपनी तरफ से भी काफ़ी रिसर्च करी होगी, कुछ डेटा होगा इनके पास, ये भी ये कोर्ट के सामने रखते हैं। अगेन इनका भी ओपिनियन है जो अल्टीमेटली जो है डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा। तो ये पूरा फैसला जो कोर्ट सुनाती है उसमें भी देखो कितने सारे लोगों के व्यू पॉइंट्स आ गए, है ना। पुलिस ऑफिसर ने कुछ डेटा सबमिट किया, वो आया, फिर लॉयर्स, प्रोसिक्यूटर्स ने जो कहा, इवन जज के अपने जज का जो अपना व्यू पॉइंट है वो। तो ऐसे मल्टीपल लोगों के व्यू पॉइंट्स को मिला करके जो है वो फैसला आता है। Now, public policy is what government actually decides or chooses to do. It is a relationship of government unit to the specific field of political environment in the given administrative system. तो वही बात है, पहले भी पढ़ा है ये आपने, कि गवर्नमेंट पॉलिसी वही है जो गवर्नमेंट करना चाहती है। जो गवर्नमेंट करना चाहती है उसी के ऊपर वो एक्शन लेती है और पॉलिसी बनाती है, ठीक है। तो जैसे कि अभी थोड़े टाइम से हम देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं, तो चाइना को गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती है, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कई सारी चाइनीज ऐप को बैन कर दिया, कई सारे प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेशन बढ़ा दिया। तो गवर्नमेंट ये करना चाहती है, चाइना को बताना चाहती है कि हम जो है आपसे डरते नहीं हैं। तो ये उनके एक्शंस में, उनकी पॉलिसी में आपको अब दिखाई देगा। इसके अलावा लिखा हुआ है कि जो पब्लिक पॉलिसी होती है वो वेराइटी ऑफ फॉर्म, यानी कि पब्लिक पॉलिसी के कई सारे रूप हो सकते हैं। जैसे कि लॉ, यानी कि कानून, कई सारे लॉ हैं हमारी कंट्री में, लगभग 2500 से ज़्यादा तो सेंट्रल एक्ट हैं, ठीक है, बहुत सारे कानून हैं हमारे देश में। ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं, ऑर्डिनेंसेस पास करने का पावर हमारे देश में प्रेसिडेंट के पास है। जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, अगर वो ये देखते हैं कि अर्जेंसी है, लॉ बनाना है, और लॉ बनाने का जो पावर हमारे देश में है वो पार्लियामेंट के पास है। तो अगर पार्लियामेंट अभी सेशन में नहीं है, तो पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है तो लॉ बन नहीं सकता। पर अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि वो वेट नहीं कर सकते कि पार्लियामेंट कब सेशन में आएगी, कब लॉ बनेगा, थोड़ी अर्जेंट मैटर है, तो अगर अर्जेंट मैटर है
तो यहाँ पे प्रेसिडेंट टेम्पररी कानून पास कर सकते हैं। उस टेम्पररी कानून को जो प्रेसिडेंट ने पास किया है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। फिर होता है कोर्ट डिसीजन। तो हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं उसे भी हम लोग क्या मानते हैं, कानून का ही दर्जा देते हैं। ठीक है, तो वो भी एक तरीके की पॉलिसी है जो आम जनता फिर मानती है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स, गवर्नमेंट के ऑर्डर एंड डिसीजन, जैसे कि अब ये लॉकडाउन डिक्लेयर किसने किया, हमारी देश की गवर्नमेंट ने ही किया। ठीक है, तो ऑर्डर दे दिया उन्होंने और वो हमें मानना पड़ता है, पब्लिक के ऊपर लागू हो जाता है ये चीज़, इस तारीख से इस तारीख तक कोई घर के बाहर नहीं निकलेगा। तो ये उन्होंने ऑर्डर दिया और हमने माना, तो ये भी एक टाइप की पब्लिक पॉलिसी होती है। यूजुअली जो इंडिया में पब्लिक पॉलिसी है वो रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, टुगेदर विद अदर रेगुलेटरी बॉडी, यानी कि ये कलेक्टिव डिसीजन होता है अगेन। देन लिखा हुआ है कि जो पब्लिक पॉलिसी होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छा, तो वो पब्लिक पॉलिसी पॉजिटिव का क्या मतलब? पब्लिक पॉलिसी पॉजिटिव तब होती है जब वो पॉलिसी गवर्नमेंट का कंसर्न दिखाए फॉर इट्स सिटीजन, यानी कि गवर्नमेंट ये देख रही है कि आम जनता को कोई तकलीफ है, प्रॉब्लम है, और गवर्नमेंट अगर उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कोई एक्शन लेती है, कुछ डिसीजन सुनाती है, तब आप कहेंगे कि ये पॉजिटिव पब्लिक पॉलिसी है। ठीक है, यानी कि पब्लिक पॉलिसी पॉजिटिव में क्या होगा, एक्शन टू पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी जनता की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये पॉजिटिव पब्लिक पॉलिसी। नेगेटिव पब्लिक पॉलिसी में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट ये देख रही है कि आम जनता को कोई प्रॉब्लम है, फिर भी गवर्नमेंट कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लग सकता है कि एक्शन लेने से प्रॉब्लम और बढ़ सकती है या फिर गवर्नमेंट का कोई प्रकार का लॉस हो जाएगा, इसीलिए गवर्नमेंट इन एक्शन में ही रहती है। ठीक है, कुछ ना करने के मूड में होती है। जब गवर्नमेंट ऐसा करती है तो इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट की नेगेटिव पब्लिक पॉलिसी है। फिर लिखा हुआ है कि देखो अलग अलग देश में जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो डिफरेंट है। कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप चल रही है, जैसे कि आपको पता है नॉर्थ कोरिया में। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना वो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे उनकी जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, यानी कि वो हमेशा जनता को तकलीफ में ही देखना चाहते हैं, जनता को डरा करके रखना चाहते हैं। तो उनकी पॉलिसीज कैसी, हम बोलेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट वाली पॉलिसीज। एक सलाह दी गई है एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेस हाउसेस को, कि आप भाई जिस भी देश में जा रहे हैं बिजनेस करने, उससे पहले आप उस देश की गवर्नमेंट पॉलिसीज डेफिनेटली स्टडी कर लें, क्योंकि देश की गवर्नमेंट पॉलिसीज आपके बिजनेस को भी इम्पैक्ट तो करती ही है। देन यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी बताए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डायग्राम जो ये बना हुआ है बेसिकली एक सर्कुलर डायग्राम है। ठीक है, यानी कि बताया जा रहा है कि जो पब्लिक पॉलिसी का प्रोसेस है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस, ये चलते ही रहता है। तो पब्लिक पॉलिसी कैसे बनती है, उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। ये पहला स्टेज क्या होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। देखो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन स्टेज क्या होता है कि जो आम जनता होती है, देश की जनता, उनकी कोई ना कोई तकलीफ डेफिनेटली होती है। जैसे आज हम कौन कौन सी तकलीफों से जूझ रहे हैं, इन्फ्लेशन है, देन क्राइम है, देन पोल्यूशन है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी। अब जब तक कि ये प्रॉब्लम हम गवर्नमेंट के सामने नहीं रखेंगे तब तक गवर्नमेंट इन पॉलिसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। तो जब देश की जनता या फिर कोई इंटरेस्ट ग्रुप ये अपनी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट के सामने रखते हैं तो उस स्टेज को हम बोलते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी कि गवर्नमेंट की नज़र में ये प्रॉब्लम आ जाती है, गवर्नमेंट को पता चलता है कि ये ऐसा एरिया है जिसमें हमारी जनता सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, सेकेंड स्टेज फिर स्टार्ट होता है, दैट इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो एक बारी क्या हो गया कि आपने अपनी प्रॉब्लम गवर्नमेंट के सामने रख दी। अब इसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट ये सोचेगी चलो प्रॉब्लम तो है तो इसका सोल्यूशन भी तो ढूंढना है, तो गवर्नमेंट ये सोल्यूशन ढूंढने के लिए पॉलिसी बनाना स्टार्ट करेगी। अब पॉलिसी बनाने के लिए अगेन आपको पता है ये एक कलेक्टिव प्रोसेस है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस व्यूज लिए जाते हैं। कई सारे मिनिस्टर्स हैं जो अपने ओपिनियन देंगे, आम जनता अपना ओपिनियन देगी, नॉन पॉलिटिकल ग्रुप्स, एनजीओज अपना ओपिनियन देंगे उस टॉपिक के ऊपर, और इससे क्या होगा, एक पॉलिसी बन जाती है। अब बनी गई पॉलिसी का क्या करना पड़ता है, एडॉप्शन बाय गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट अब इस पॉलिसी को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, अब जब भी कोई पॉलिसी को जब तक गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती तब तक हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करेगी, अब यानी कि उसको लॉ में कन्वर्ट करेगी। तो लॉ में कन्वर्ट कैसे होगा वो हम देखेंगे, नीचे प्रोसेस होता है। ठीक है, कैसे कोई पॉलिसी को हम लॉ में कन्वर्ट करते हैं, कैसे किसी डिसीजन को हम लोग लॉ में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, मेजॉरिटी लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। गवर्नमेंट में जो मेजॉरिटी लोग हैं उनका सपोर्ट चाहिए होगा। अगर इतने सारे लोग उसे सपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ने उस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया है। एक बार गवर्नमेंट ने उस पॉलिसी को एक्सेप्ट किया तो अब गवर्नमेंट उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाएगी। ठीक है, इम्प्लीमेंट करवाएगी। तो इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमारे देश में कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, यानी कि आईएएस, जिनका मेन काम यही होता है कि वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं गवर्नमेंट के डिसीजंस को। अब एक बार वो पॉलिसी गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंट हो गई, इसके बाद ये भी चेक करना ज़रूरी है कि जो पॉलिसी हमने जिस इंटेंशन से बनाई थी, क्या वो इंटेंशन पूरा हुआ है? क्या ये पॉलिसी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाई है, या फिर ऐसा नहीं हुआ है, कोई गैप्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं? और अगर प्रॉब्लम होते हैं, मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव तक पॉलिसी नहीं पहुंच पाई, जिस इंटेंशन से हमने पॉलिसी बनाई थी वो हासिल नहीं हुआ, तो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजंस थे, क्या इश्यूज थे। फिर उन रीजंस के ऊपर हम क्या लेते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। ठीक है, यानी कि एक बार ही आपने इवेल्युएट किया, आपको प्रॉब्लम पता चली, यानी आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, फिर नई पॉलिसी बनाएंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिर इस नई पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। समझ रहे हैं, यानी कि प्रोसेस तो है वो चलता ही रहेगा। ठीक है, जैसे मैं इसमें आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकती हूँ कि जैसे अब क्या है कि हमारे देश में अब तक कौन सा कानून चल रहा था कंपनीज के लिए, कंपनीज एक्ट 1956। तो अब इसमें क्या है कि कई सारे जो कि कॉर्पोरेट में काम करते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, उन्होंने कई सारी प्रॉब्लम्स देखी इस लॉ में। तो वो प्रॉब्लम उन्होंने क्या रखी, गवर्नमेंट के सामने रखी। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट को पता चला हाँ भाई ठीक है, लॉ काफ़ी पुराना है, इसे अपडेट करने की ज़रूरत है। तो प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करी। फिर अब पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, अब देखना है कि इन सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना ली। ठीक है, इस कमेटी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जिनको ये काम दिया कि आप क्या करेंगे, ये जो पुराने लॉ की जितनी भी प्रॉब्लम है उसे दूर करें और एक नया लॉ बनाना है, आपको एक नई पॉलिसी बनानी है जो कि कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होंगी। तो ये कमेटी ने के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने अपने ओपिनियन रखे, आम जनता ने अपने ओपिनियन रखे, एक्सपर्ट्स ने अपने ओपिनियन रखे, और एक नया जो है वो पॉलिसी बनी। ठीक है, कंपनीज बिल बना। अब कंपनीज बिल तो बन गया, लेकिन अब इसे लॉ में भी तो कन्वर्ट करना है, तो इसे फिर पार्लियामेंट के सामने रखा गया। लॉ बनाने का पावर हमारे देश में सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट के पास है, तो हम इसे पार्लियामेंट के सामने रखे इस बिल को। फिर पार्लियामेंट में डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, मेजॉरिटी लोगों ने इसके पक्ष में बात कही, तो पॉलिसी अडॉप्ट हो गई। गवर्नमेंट ने एक बार इसे लॉ में कन्वर्ट कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, इसे इम्प्लीमेंट करवाया गया। यानी कि गवर्नमेंट ने कहा कि अब से नया कानून हमारे देश में लागू होगा, जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, अब उन्हें नए कानून के तहत काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो पॉलिसी अब इम्प्लीमेंट हो गई। पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने के बाद देखा गया कि अब जो ये नया कानून बना है कंपनीज एक्ट, क्या वो उतना इफेक्टिव है, क्या इसने वो सारे पुराने लॉ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो इसमें फिर से कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दी, तो अब कंपनीज एक्ट 2013 जो कि नया कानून बना था, उसे चेंज करने के लिए भी फिर एक नया बिल आया। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, अब वो नए बिल के ऊपर भी नए बिल के लिए भी कमेटी बिठाई गई, वो अब नया बिल जो है वो भी एक्ट में बनेगा। यानी कि प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। समझ रहे हैं? उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडिया में जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है। इंडिया में, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इंडियन पार्लियामेंट जो है उसके पास लॉ मेकिंग पावर है एट सेंट्रल लेवल, और स्टेट लेवल पे कानून बनाने का पावर किसके पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास। यानी स्टेट लेजिस्लेचर में दो आते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें दो हाउसेस होते हैं, एक है लोकसभा जिसे आप हाउस ऑफ पीपल भी कह सकते हैं, दूसरा है राज्यसभा जिसे हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। अब पार्लियामेंट के सामने जो लॉ बनाने का एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमने यहाँ पे 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। जो 3 फेजेस होते हैं लॉ बनाने के, वो होते हैं प्री लेजिस्लेटिव फेज, फिर होता है पोस्ट लेजिस्लेटिव फेज, और फिर होता है प्री लेजिस्लेटिव फेज, देन इज लेजिस्लेटिव फेज, और उसके बाद आता है आपका पोस्ट लेजिस्लेटिव फेज। तो एक एक करके मैं इन तीनों फेजेस को पढ़ा रही हूँ आपको। पहला फेज है आपका प्री लेजिस्लेटिव फेज। प्री लेजिस्लेटिव का मतलब है कानून बनाने के पहले क्या किया जाता है। तो सबसे ऐसे सीधा कानून नहीं बनता, आपने देखा, सबसे पहले आम जनता को कोई ना कोई प्रॉब्लम पता चली होगी। ठीक है, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये एरिया में तो लॉ बना ही नहीं है, या फिर ये पुराना कानून तो है लेकिन इसमें कुछ इश्यूज हैं, यानी कि नए कानून की ज़रूरत है। ये आइडेंटिफाई पहले आपको करना पड़ेगा। जैसे इंडिया में कुछ समय पहले तक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट था ही नहीं,
तो फिर मजदूर सेवा संगठन नाम का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था जिसने ये गैप को आइडेंटिफाई किया और गवर्नमेंट के सामने ये बात रखी कि क्यों इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है जिससे आम नागरिक गवर्नमेंट से सवाल पूछ सके, इन्फॉर्मेशन मांग सके। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि देर इज नीड फॉर न्यू लॉ, या फिर जैसे हमने देखा, या फिर देर इज अमेंडमेंट टू द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, नीड फॉर अमेंडमेंट टू द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन। जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956 तो था, लेकिन उसमें अमेंडमेंट की जरूरत थी। तो ऐसा कुछ आपको नीड महसूस होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके ऊपर पहले हम ड्राफ्ट लॉ बनाएंगे, यानी कि कच्चा कानून बनेगा। इस कच्चे कानून को हम क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। तो पहले कच्चा कानून यानी कि बिल बनता है। फिर इस बिल को सीधा लॉ नहीं बनाते, ये जो एक बार बिल बन गया तो उसमें क्या करेंगे, फिर कई सारे एक्सपर्ट्स होते हैं और पब्लिक होते हैं, उनके ओपिनियंस लिए जाएंगे कि क्या वो इस बिल से सेटिस्फाइड हैं या फिर इस बिल में वो कुछ चेंज करवाना चाहते हैं। तो सबके इनपुट्स लिए जाएंगे, मिनिस्ट्रीज के, पब्लिक के, और उनके जो इनपुट्स आए हैं, कमेंट्स आए हैं, अगर वो काफ़ी वैलिड लगते हैं तो उसके बेस पे इस बिल को क्या करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे, नया बिल बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स। एक बारी वो बिल एकदम फाइनल हो गया, उसके बाद हम इसे भेजेंगे हमारी लॉ मिनिस्ट्री के पास, यानी कि कानून मंत्रालय के पास। तो वो इस बिल को एक बार चेक करेंगे, उन्हें सब कुछ सही लगता है तो फिर वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास इसे भेज देंगे। ठीक है, मंत्रिमंडल जो है ना, हमारी गवर्नमेंट का मंत्रिमंडल के कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं, जिनको कोई ना कोई मंत्रालय दिया गया है संभालने के लिए। जैसे कि आपको पता है फिनेंस मिनिस्ट्री इस समय निर्मला सीतारमन जी के पास है। इसके अलावा जो आपका रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो आपके नितिन गडकरी जी के पास है। तो वो जो पूरे ग्रुप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर है उससे हम क्या कहते हैं, कैबिनेट। तो उनके सामने हम ये बिल लेके जाते हैं। एक बार ही अगर कैबिनेट ने बिल को अप्रूव कर दिया तो फिर ये बिल किसके पास जाएगा, आपके पार्लियामेंट के पास। और यहाँ से आपका सेकेंड फेज स्टार्ट होता है, यानी कि लेजिस्लेटिव फेज। लेजिस्लेटिव फेज में ये बिल किसके पास रखा जाएगा, पार्लियामेंट के पास रखा जाएगा। पार्लियामेंट में क्या होगा, जिस भी मिनिस्ट्री का ये बिल है, जैसे कि अगर ये इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कोई बिल है, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कोई बिल है, तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर होंगे वो क्या करेंगे, इस बिल के बारे में पूरी पार्लियामेंट को बताएंगे। ठीक है, तो जो भी मिनिस्टर होंगे, ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल द मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट में सेंड द नोटिस डेमोन्स्ट्रेटिंग द इंटेंशन दैट द बिल में बी मूव्ड। तो वो जो है वो पार्लियामेंट के सामने, लोकसभा के सामने या राज्यसभा के सामने अपनी बात रखेंगे कि हम चाहते हैं कि ये बिल जो है वो पारित हो जाए। ठीक है, जो भी मिनिस्टर होगा वो ये पूरे बिल के बारे में बताएगा कि क्या है इस बिल में और हम क्यों चाहते हैं कि ये लॉ बन जाए। ठीक है, तो वो अपनी बात रखेंगे कि इस बिल को आपको मूव करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए और इसे पास कर लेना चाहिए, मिनिस्टर रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है ना कि जो बिल के बारे में बताया गया उसके बाद हो सकता है कि पार्लियामेंट में इस बिल के ऊपर डिस्कशंस हो, डिबेट हो। कई बार क्या होता है ना कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसके पास कई सारे मुद्दे होते हैं डिस्कशंस के लिए, तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो एक एक लॉ को डिटेल में डिस्कस करे, डिबेट करे। तो वो क्या करते हैं ना कि कमेटी के पास इन बिल्स को भेज देते हैं। तो कमिटीज कौन सी हो सकती है, सिलेक्ट कमेटी या फिर ज्वाइंट कमेटी। तो ये टेम्पररी कमिटीज होती हैं। उसके अपोजिट स्टैंडिंग कमेटी जो होती है एक परमानेंट कमेटी है। ठीक है, परमानेंट यानी कि इसको डिसॉल्व नहीं किया जाता। और जो सिलेक्ट कमेटी होती है एक टेम्पररी कमेटी होती है। कमेटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट। तो अब पार्लियामेंट में बिल डिस्कस हो, इससे इसमें क्या है कि टाइम जा सकता है और कई बार जो होता है इतना एक्सपर्टीज भी नहीं होता कि पार्लियामेंट में इस बिल के ऊपर कोई हेल्दी डिस्कशन हो पाए। तो ये बिल हम कमेटी मेंबर्स को भेज देते हैं जो इस सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपर्ट होंगे। फिर वो इस बिल को डिटेल में स्टडी करेंगे और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और इस रिपोर्ट के बेस पे फिर पार्लियामेंट में क्या होता है, डिस्कशन हो जाएगा। तो इससे समय काफ़ी बच जाता है। ठीक है, तो अब ये तो क्या है कि ऑप्शन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कमेटी के पास भेजना ही है। पार्लियामेंट चाहे तो इसके ऊपर खुद ही मेंबर्स डिबेट कर सकते हैं। और ऐसा भी होता है कई बार कि इस बिल को दोबारा पब्लिक के पास भेजा जाएगा उनके ओपिनियन जानने के लिए। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या देखा कि पहला फेज में अपन ने नीड आइडेंटिफाई किया, बिल बनाया और बिल बनाने के बाद हमने उसे लॉ मिनिस्ट्री को दिया। लॉ मिनिस्ट्री ने हाँ कह दी तो कैबिनेट के पास गया। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज। कैबिनेट ने अप्रूव कर लिया तो पार्लियामेंट में जाएगा। पार्लियामेंट में जिस भी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर का ये बिल है वो बिल के बारे में पार्लियामेंट को बताएगा और रिक्वेस्ट करेगा कि इस बिल को आप पास कर दें। फिर इस बिल के ऊपर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा। वो पार्लियामेंट में भी हो सकता है या फिर वो कमेटी को दे देंगे कि आप इस बिल के ऊपर हमें रिपोर्ट सबमिट करें समय बचाने के लिए। या फिर इसे पब्लिक के पास भी भेजा जा सकता है पब्लिक के ओपिनियन जानने के लिए। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, अब इस बिल के ऊपर वोटिंग होगी।
वोट होंगी दोनों हाउसेस में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो पहले अगर लोकसभा में वोटिंग हो रही है तो वोट जो करेंगे मेंबर्स आपस में जो वोट करेंगे वो अमेंडमेंट के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि वोट करने से पहले उस बिल में चेंज करके बाद में वोटिंग हो सकती है, या फिर अगर बिल एकदम परफेक्ट लगा तो उस बिल के ऊपर ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। और अगर वो जो है बिल पास कब बोलेंगे कि हम बिल पास हो गया, जब क्या होगा कि उस हाउस के मेजॉरिटी मेंबर्स इस बिल के पक्ष में वोट करें। ठीक है, जितने भी हाउस के मेंबर हैं लोकसभा के, अगर लोकसभा में वोटिंग हो रही है तो जितने भी हाउस के मेंबर हैं, इस समय लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, तो मेजॉरिटी मेंबर्स अगर इस बिल के पक्ष में वोट कर देते हैं तो बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है। अगर लोकसभा में बिल पास हो गया तो फिर ये राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में भी इसी तरीके से क्या होगा, वोटिंग होगी, और अगर उस हाउस में भी ये पास हो जाता है तो फिर आगे क्या करेंगे, दोनों हाउसेस ने अगर इस बिल को पास कर दिया तो इसकी कॉपी हम भेजेंगे हमारे लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को, यानी कि अगेन लॉ मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को हम दोबारा इसकी कॉपी भेजेंगे, और वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इसे एक बार फिर से चेक करने के बाद अगर उन्हें सब कुछ सही लगता है तो अल्टीमेटली वो भेज देंगे दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास उनके कंसर्न के लिए। और जब तक कि प्रेसिडेंट इस बिल पे साइन नहीं कर देते, हाँ नहीं बोल देते, तब तक इस बिल को हम कानून नहीं मान सकते, वो बिल ही रहेगा तब तक। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, साइन करने से पहले अपनी तरफ से भी अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, ठीक है, या फिर वो वापस से इस बिल को जो है वो पार्लियामेंट के पास भेज सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन, यानी कि वो सलाह देंगे कि इस बिल को एक और बार आपको डिस्कशन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में भेजते हैं मान लो, और फिर से दोनों हाउसेस ने इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया, तब क्या होगा, तब ये दोबारा प्रेसिडेंट के पास आएगा, और अब सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट इसे पार्लियामेंट के पास नहीं भेज सकते, अब की बार प्रेसिडेंट को हाँ बोलना ही पड़ेगा इस बिल को। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दे दिया, हाँ बोल दी, फिर इस बिल को नोटिफाई किया जाएगा, यानी कि ऑफिशियल गैजेट में डाल दिया जाएगा कि अब ये क्या बन गया है, एक्ट बन गया है, कानून बन गया है, लॉ ऑफ लैंड बन गया है, और ये कौन से दिन से लागू होगा वो डेट हमें ऑफिशियल गैजेट से मिल जाती है। एक और बात यहाँ पे लिखी गई है कि हमारे देश में जो भी कानून बन रहे हैं वो बेसिकली जनरल डायरेक्टिव्स होते हैं, यानी कि एकदम डिटेल में कानून नहीं बनता, कुछ ना कुछ उसमें गैप्स होते हैं। ठीक है, अब वो ये डिटेल इंस्ट्रक्शन नहीं होते, उसमें गैप्स होते हैं, तो अब इस गैप को फिल कौन करता है, इस गैप को फिल किया जाता है बाय मेकिंग सब पॉलिसीज। सब पॉलिसीज यानी कि आप लॉ रूल्स भी बोल सकते हैं इसको, और ये रूल्स बनाने का पावर हमारी गवर्नमेंट के पास होता है। अगर ये जो कानून है वो सेंट्रल लेवल पे अप्लाई होने वाला है, यानी कि पूरे देश पे अप्लाई होने वाला कानून है, तो रूल्स बनाने का पावर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और अगर ये ऐसा लॉ है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट पे अप्लाई होने वाला है और स्टेट लेजिस्लेचर ने इसे पास किया है, तो रूल्स बनाने का पावर होगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, जैसे कि मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दे दूँ, आपने जो है कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन पढ़ी है पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि पब्लिक कंपनी क्या है, इट इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये एज मे बी प्रिस्क्राइब लिख दिया, ठीक से मिनिमम पेड अप कैपिटल बताया नहीं, क्या लिख दिया, एज मे बी प्रिस्क्राइब। अभी कंपनीज एक्ट किसने बनाया हमारे देश में, यही पार्लियामेंट ने, लेकिन आधी गैप छोड़ दी ना, यहाँ पे देखो कैपिटल अमाउंट बताया नहीं, तो अभी कौन बताएगा हमें कैपिटल अमाउंट, ये खाली जगह जो आपने छोड़ दी ये कौन बताएगा हमें, ये बताएगी हमारी गवर्नमेंट बाय मेकिंग रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहीं पे भी पोस्ट लेजिस्लेटिव फेज के बारे में नहीं बताया है। पोस्ट लेजिस्लेटिव फेज तब स्टार्ट होता है जब लॉ बन जाता है, तो जब प्रेसिडेंट ने कानून बना दिया, उसे एसेंट दे दी, उसके बाद ये लॉ अप्लाई होगा। अप्लाई होने के बाद कुछ समय के बाद ये चेक करना ज़रूरी होता है कि जो कानून हमने बनाया वो कितना इफेक्टिव है ऑन ग्राउंड, यानी कि जो लॉ बना है क्या वो जिस ऑब्जेक्टिव से, जिस इंटेंशन से इस कानून को बनाया गया था वो इंटेंशन अचीव हुआ है, या फिर ये लॉ जो है वो सिर्फ पेपर में ही अच्छा दिख रहा है। तो लॉ की इफेक्टिवनेस को जानने के लिए कि अगर ये लॉ इतना इफेक्टिव नहीं रहा है तो उसकी वजह क्या रही है, वजह ढूंढ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना और लॉ को और मजबूत बनाना, ये सारा काम किया जाता है आपके पोस्ट इफेक्टिव लेजिस्लेशन में, पोस्ट लेजिस्लेशन फेस में। ठीक है, लेकिन इंडिया में पोस्ट लेजिस्लेशन फेस कंपलसरी नहीं है, इसीलिए ऐसे बहुत से कानून हैं जो बन तो गए लेकिन उसके बाद कभी चेक नहीं किया गया कि कानून एक्चुअली में कितना इफेक्टिव है। जैसे कि हमारी कंट्री में एक कानून है NDPS 1985, यानी कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। अब इस एक्ट को इसीलिए बनाया गया था ताकि ड्रग्स की खरीदी बेची पर रोक लगाई जा सके,
लेकिन ऑन ग्राउंड अगर हम देखें तो ड्रग्स की खरीदी बेची पर रोक ये कानून नहीं लगा पाया है। तो पोस्ट लेजिस्लेटिव फेस अगर होता तो गवर्नमेंट ये जान पाती कि ऐसा क्यों कि कानून बनने के बावजूद भी ड्रग्स की खरीदी बेची पर कुछ खास लगाम नहीं लगी है। ये टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अभी जो पब्लिक पॉलिसी होती है वो मेजरली 3 टाइप की होती है। पहली होती है आपकी रेस्ट्रिक्टिव, दूसरी होती है आपकी रेगुलेटरी और तीसरी होती है आपकी फैसिलिटेटिंग। अब रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी क्या होती है? कर्टल ऑल द बेनिफिट इन सम पर्टिकुलर इशू। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, रेस्ट्रिक्टिव यानी कि किसी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करना। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो हैं, यानी कि जो स्वदेशी इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादा आगे बढ़ें। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर टैक्स बढ़ा देगी। उससे क्या होगा? उस टैक्स बढ़ाने से क्या होगा कि अब वो प्रोडक्ट आपके लिए, जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हैं, फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके लिए अब महंगे हो जाएंगे। इसीलिए आप मजबूरन क्या परचेज करोगे? इंडियन प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। ऐसी पॉलिसी जिससे गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रही है, ठीक है, आपके लिए बेनिफिट को कम कर रही है, आपके लिए जो है वो पेनल्टीज को बढ़ा रही है, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे? रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज। वही एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कस्टम ड्यूटीज में बी इम्पोज्ड टू प्रोटेक्ट इंडियन प्रोडक्ट। उसके बाद है रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस। ये क्या करती है? रेगुलेटरी जो पॉलिसीज होती हैं वो रेगुलेट करती हैं एक्टिविटीज ऑफ पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स काम कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, हमारा कैपिटल मार्केट्स है, हमारा इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स हैं। अब इन सेक्टर्स में कई सारे फर्म्स जो है वो काम कर रहे हैं। अब इन सभी फर्म्स को कंट्रोल भी तो करना ज़रूरी है, क्योंकि देखना पड़ेगा कि ये जो फर्म्स हैं वो पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग, सेट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं, कहीं कोई घोटालेबाजियाँ नहीं कर रही हैं। क्योंकि अगर ये फर्म्स घोटालेबाजी करती हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आम जनता के ऊपर पड़ेगा, तो इन्हें कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो ये कंट्रोल करने के लिए हम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं हमारे देश में, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कंट्रोल किसको करती है? हमारे देश की बैंक्स को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी मार्केट को भी कंट्रोल करती है और फॉरेन मार्केट ऑपरेशंस को भी कंट्रोल करती है। तो जितनी भी हमारे देश में बैंक हैं, उन्हें अगर बिजनेस करना है तो उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है, और आरबीआई उनके ऊपर, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा नज़र रखती है, ठीक है। मनी मार्केट को कंट्रोल करती है आरबीआई, ये एक एमसीक्यू बन सकता है। मनी मार्केट कैसा मार्केट होता है? ऐसा मार्केट जहाँ से अगर आप फंड्स लेते हैं तो उसमें क्या होगा? जहाँ से अगर आप मनी बोरो करते हैं तो उसका पैसा आपको 1 साल के अंदर अंदर लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म मार्केट होता है। उसके बाद फॉरेक्स मार्केट, यानी कि फॉरेन करेंसी की जो एक्सचेंज होती है, डीलिंग्स होती हैं, उसके ऊपर भी हमारा जो कंट्रोल करती है वो कौन है? आरबीआई है। इसी तरीके से सेबी किसको कंट्रोल करती है? हमारे देश के जो कैपिटल मार्केट है उसको कंट्रोल करती है। कैपिटल मार्केट मनी मार्केट का एक अपोजिट टर्म है। कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ से अगर आप मनी बोरो करते हो तो उसके लिए आपको शेयर्स, यानी कि इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आप इशू करोगे। और अगर आपने इन इंस्ट्रूमेंट से पैसा उठाया है कैपिटल मार्केट में तो आपको 1 साल के अंदर अंदर लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि कैपिटल मार्केट में जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से ज़्यादा का होता है। इसके अलावा कह रहे हैं कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि IRDAI, ये जो है वो रेगुलेट किसको करती है? हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स काम कर रही हैं उनके ऊपर कंट्रोल कौन कर रहा है? IRDAI, ठीक है। ये देखती है कि जितने भी लोगों ने इंश्योरेंस लिया है उनके साथ जो ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो कुछ गलत ना करें। भाई लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं इस इंटेंशन से कि उनका कल को अगर उन्हें कुछ लॉस हो जाता है तो उन्हें कंपेंसेशन मिले। तो ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कंपनीज हैं वो क्या कर रही है? अपने इन क्लाइंट्स के साथ फ्रॉड कर रही है। तो ये कंट्रोल करने का पावर किसके पास है? इंश्योरेंस कंपनी के लिए, इरडा के पास। फिर आती है आपकी फैसिलिटेटिंग पॉलिसीज। फैसिलिटेटिंग पॉलिसीज नाम से पता चल रहा है ये कोई एक्टिविटी को फैसिलिटेट करेंगे, प्रमोट करेंगे, ठीक है। जैसे कि इंडिया में छोटे छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए MSME, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसीज बनाई हैं। छोटे छोटे उद्योगों को अगर
आपको छोटे छोटे बिजनेस अगर करने हैं तो इसके लिए आपको जो है वो लोन बहुत इजीली मिल जाता है, एंड देन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम लगता है। ठीक है, ये सब क्यों किया गवर्नमेंट ने? क्योंकि अगर आपको सही समय पे सही अमाउंट ऑफ फाइनेंस मिल जाता है तो आप जो है वो खुद को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सेक्टर्स का डेवलपमेंट होना हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट इसे काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करती है। इसी तरीके से नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को बनाया गया, किसके लिए? ताकि स्किल डेवलपमेंट हो हमारे देश में। जो यूथ है अगर उन्हें हम प्रॉपर स्किल भी दे दें तो अगेन वो अपने आप को एम्प्लॉय कर सकते हैं, कोई ना कोई काम करके वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे देश में एग्जिम बैंक है, यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, जो देश में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। तो जिस भी चीज़ को गवर्नमेंट बढ़ावा देना चाहती है उसके लिए गवर्नमेंट बनाती है फैसिलिटेटिंग पॉलिसी। तो इस सेशन के लिए इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।